हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 17 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। दोस्तों, डेली कम से कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन कवर कराया जाता है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। और देखिए दोस्तों, डेली 2 क्लास हो रहा है। एक डेली करंट अफेयर जो कि रोज़ रात में 12 बजे मिल जाता है, और एक जीके जीएस का नया सेशन स्टार्ट हुआ है जो कि रोज़ शाम को आपको 5 बजे मिला करेगा। देखिए, हमने टारगेट रखा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर कर लिए जाएँ। ठीक है, आज शाम को 5 बजे आप सभी को नदी तंत्र से रिलेटेड एक वीडियो मिलने वाला है। काफ़ी शानदार वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। उसी तरीके से डेली हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये आयोजित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुरुक्षेत्र कहां पर है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। डेटा विश्लेषण कंपनी TRA की भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड 2022 की सूची में दूर संचार श्रेणी में कौन पहले स्थान पर है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड 2022 की सूची में दूर संचार श्रेणी में पहले स्थान पे है रिलायंस जियो इन्फोकम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, रिलायंस जियो इन्फोकम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रिलायंस जियो इन्फोकम की पेरेंट कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स, और जियो प्लेटफॉर्म्स को 2019 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। जैसे गूगल है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसी तरीके से रिलायंस जियो इन्फोकम की पेरेंट कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और इन सभी का मालिक कौन है? रिलायंस ग्रुप। रिलायंस जियो इन्फोकम का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं आकाश अंबानी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप दास। ठीक है, वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स जो है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड 2022 की सूची में बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौन पहले स्थान पर है? अब यहाँ पे बात चल रहा है बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का। तो इसमें पहले स्थान पे है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और नोट करिए, ऊर्जा क्षेत्र में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? HP यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ऊर्जा क्षेत्र में पहले स्थान पर है। वहीं बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में पहले स्थान पे LIC हैं। LIC की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में एक बार यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 के विजेता बनी हैं फ्रैंका मा इह सुलेम योंग। ठीक है, जो कि कैमरून की रहने वाली हैं। कैमरून एक छोटा सा देश है, कैमरून की रहने वाली हैं फ्रैंका मा इह सुलेम योंग। इन्होंने 2022 का यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पुरस्कार हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था
संघर्ष के समाधान के लिए केंद्र, जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है। 2020 में इसे ये पुरस्कार दिया गया था और 2022 में फ्रैंका योंग को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1996 में। ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। तो 16 नवंबर को इसी वजह से हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट, कृष्णा गारू का हाल ही में 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो कृष्णा गारू ये तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में इनका 80 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 2023 का हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 8वें स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पिछली बार भारत 10वें स्थान पर था, इस बार जो है भारत 8वें स्थान पर है। और ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सूचकांक जारी किया जाता है हर साल 3 संस्थाओं द्वारा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। ठीक है। 59 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया था इस सूचकांक में, जिसमें भारत 8वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो देखिए दोस्तों, ये सूचकांक जारी करने के लिए जो भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उन मानदंडों पर कोई भी देश खरा नहीं उतरा। इसी वजह से पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये टॉप 3 के स्थान जो है खाली रहे हैं। ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वहीं चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वां स्थान मिला है स्वीडन को। ठीक है। स्वीडन जो है ये 5वें स्थान पर है। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये हर साल खेल के कोचों को दिया जाता है। तो एक लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है और एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है। तो नियमित श्रेणी में इस बार 4 लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 के विजेता बने हैं। एक है मोहम्मद अली कमर, जीवनजोत सिंह तेजा, सुमा सिद्धार्थ शेरूर और एक है सुजीत मान। ठीक है, सुजीत मान। इन चारों का नाम नोट करिए, सुजीत मान। इन सभी का संबंध किस खेल से है? मोहम्मद अली कमर जो हैं ये बॉक्सिंग के कोच हैं। जीवनजोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी के कोच हैं। सुमा सिद्धार्थ शेरूर ये पैरा शूटिंग कोच हैं। वहीं सुजीत मान जो हैं ये कुश्ती के कोच हैं। तो ये 4 लोग 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता बने हैं नियमित श्रेणी में। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। इसी महीने 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। ऋणदाता कंपनी नावी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, नावी जो कि एक ऋणदाता कंपनी है, हाल ही में इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MS धोनी को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, MS धोनी 2022 में और भी ब्रांड एम्बेसडरों के नए एम्बेसडर बने हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे कि ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, उसने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा एक गेमिंग कंपनी है विंजो, तो विंजो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी, और हाल ही में इन्हें नावी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए, अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के बारे में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों ने जीता है। कौन कौन? दिनेश जवाहर लाड, बिमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह।
यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरयुक्त सभी। ठीक है, इसमें दिनेश जवाहर लाड जो हैं ये क्रिकेट के कोच रहे हैं, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के, और राज सिंह जो हैं ये कुश्ती के कोच रहे हैं। इन तीनों को लाइफ टाइम कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्हें भी 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ये इसकी घोषणा की जाती है केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा, और ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसने जीता है? शरत कमल अंचता ने। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, शरत कमल अंचता जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये भारत के मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 1950 के बाद पहली बार किस वर्ष में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। तो देखिए, यूएन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, इसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार 1950 के बाद से पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि जो है 1% से नीचे रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए यूएन के रिपोर्ट के अनुसार जो है 1950 में वैश्विक जनसंख्या थी 2.6 अरब। वहीं 100 साल बाद, यूएन के मुताबिक 100 साल बाद 2050 में विश्व की कुल आबादी हो जाएगी 9.7 अरब। ठीक है, वहीं एक बात और ध्यान में रखिएगा, 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल आबादी हो गई 8 बिलियन, यानी 8 अरब जो है आबादी क्रॉस कर गया है वर्तमान समय में। वहीं यूएन ने यह भी कहा है कि 2023 में, अगले साल ही, भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका ये दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है इसी साल 1 जनवरी से। जो यूएन का महासचिव होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, एक साल में $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई है अमेजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। पिछले साल जुलाई 2021 में इसकी कुल संपत्ति थी, मतलब इसका बाजार मूल्यांकन था $1.88 ट्रिलियन, जो कि अब ये खिसक के आ गया है 879 बिलियन डॉलर पे। इस तरह से $1 ट्रिलियन गंवाने वाली ये दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, $1 बिलियन बराबर होता है वर्तमान समय में लगभग 8200 करोड़ रुपया। वहीं 1000 बिलियन डॉलर बराबर होता है $1 ट्रिलियन। अमेजन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 को। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। वर्तमान में अमेजन के कार्यकारी चेयरमैन हैं जेफ बेजोस और सीईओ हैं एंडी जेसी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ $20 बिलियन के जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री ने हाल ही में G20 समिट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता $20 बिलियन का है और इस समझौते को नाम दिया गया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, G20 समिट के दौरान। हाल ही में 17वां G20 समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, और इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की। वहीं 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। यानी 2023 में, अगले साल, G20 समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में।
इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। भारत में हर साल राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय नवजात सप्ताह या फिर राष्ट्रीय शिशु सप्ताह मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर के बीच में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2022 का थीम याद रखिए, 2022 का थीम है सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल, हर नवजात का जन्म अधिकार। किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? COP27 यानी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का ये 27वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि मिस्र में स्थित है। तो हाल ही में इस सम्मेलन के दौरान भारत ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 18 साल से 23 साल आयु वर्ग के युवाओं के बीच जो है अस्थायी जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट, 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 में किसने चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता है? या फिर इस अवार्ड को ऐसे बोलिए PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार। तो 2022 के लिए ये पुरस्कार जीता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो हाल ही में वैश्विक संचार सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान NMDC को चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड दिया गया। NMDC की स्थापना हुई थी 1958 में। देखिए दोस्तों, NMDC को ही हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहा जाता है। 1958 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय हैदराबाद में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमित देव। 16 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे मनाया गया? तो हर साल 16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस बार का इस दिवस का ये 56वां संस्करण है, याद रखें। ठीक है, और 2022 का थीम है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1966 में। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, सी विजिल जो अभ्यास है ये भारत में आयोजित किया जाने वाला एक तटीय रक्षा अभ्यास है, जो कि समुद्री तटों की निगरानी के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार का ये तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन 15 से 16 नवंबर के बीच में किया गया। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी, यानी सी विजिल की शुरुआत की गई थी 2018 में। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी हैं मैरी कॉम। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि भारत की मशहूर महिला बॉक्सर हैं, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक 6 बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये विश्व की पहली महिला हैं। ठीक है, तो मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इसके उपाध्यक्ष बने हैं अंचता शरद कमल, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, वैसे अभी दिया नहीं गया है, घोषणा की गई है 30 नवंबर को दिया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एडिले सुमरीवाला और इसके महासचिव हैं राजीव मेहता। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम नज़दीक है, अगर आप तेज़ी से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इन मास्टर पीडीएफ्स को आप ले सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ ऑनलाइनर फॉर्मेट में हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।